चलिए देखिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि कैसे अंग्रेजी साम्राज्य ने धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। ठीक है, अब अंग्रेज निरंकुश हो गए थे। अभी अंग्रेजी सरकार नहीं थी, ये चीज ध्यान रखना। अभी कौन थी? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा था। सीधे अभी अंग्रेज सरकार का शासन नहीं चल रहा था। धीरे धीरे कंपनी ने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। उसका परिणाम ये हुआ कि कंपनी अब जो चाहती थी वो करती थी, कोई रोक टोक नहीं। लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू की। क्या लागू किया? दोहरी शासन व्यवस्था लागू की। दोहरी शासन व्यवस्था क्या थी? ये बहुत खतरनाक थी। दोहरी शासन व्यवस्था बहुत खतरनाक थी। उसमें क्या था कि राजा जो थे उनके पास कानून व्यवस्था का काम था। मतलब कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कहीं कोई बवाल ना हो, ये सब काम राजा लोग देखते थे। और जो कंपनी थी उसका राजस्व का काम, पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स कौन से वसूला जाएगा, कहाँ कितना टैक्स लगाना है, कौन सी खेती पे कितना टैक्स लगना है, ये सब काम कंपनी करता था। मतलब पैसा आए तो वो मेरा और खर्च करे तो राजा साहब। जो आए वो मेरा, खर्च करे वो राजा साहब। राजा साहब की हालत पतली, ना निकलते बंदा ना बोलते बंदा। उगले तो युद्ध ले, और ना उगले तो खर्चे नहीं संभल ले। भाई जितना आ रहा वो राजस्व व्यवस्था सब लॉर्ड क्लाइव के पास जा रही, बंगाल की दोहरी अर्थव्यवस्था के कारण। लेकिन खर्चे के मामले में जितने काम थे वो सब राजा साहब के पास थे। तो बेचारे राजा साहब कहीं के नहीं रहे। तो इस तरह से क्या हुआ कि दोहरी शासन व्यवस्था लागू हुई। 1769-70 में बंगाल में अकाल पड़ गया, पानी नहीं पड़ा। अब आओ समस्या, एक तो खेती हुई नहीं, ऊपर से अंग्रेज भैया किसी भाव मानने को तैयार नहीं। उन्हें तो खाली पैसा चाहिए कि तुम मरो जियो, हमसे क्या लेना, मेरा पैसा दो। तो अकाल पड़ गया। अब शासन की स्थिति डामाडोल हो गई। चारों ओर क्या हुआ, इसके कारण कंपनी का इंग्लैंड में जहां से आए थे वहां भी बड़ी आलोचना हुई और कंपनी लगातार भ्रष्टाचार करती जा रही थी। इस कारण ब्रिटेन की संसद में कंपनी के विरुद्ध कई बार बातचीत शुरू हुई। भाई अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति के भला न बरसना, की भली न धूप। अति किसी चीज की अच्छी नहीं। कंपनी ने अति मचा कर दी थी भारत को। सिर्फ पैसा चाहिए, जिंदा रहे आदमी या मर जाए। तो इस चीज को लेकर इंग्लैंड में बहुत चर्चा हुई और इंग्लैंड में संसद में चर्चा होने लगी कि कंपनी बहुत भ्रष्टाचार कर रही है। ऊपर से कंपनी ने क्या करा कि कंपनी ने कहा कि ऐसा है, हम जो है घाटे में जा रहे हैं। जब भ्रष्टाचार होता है तो सरकार घाटे में जाती है। जब भ्रष्टाचार होता है तो सरकार घाटे में जाती है। जो भ्रष्टाचार करता है उसे फायदा होता है, सरकार को ही फायदा होता है। तो कंपनी को भी ऐसे ही भ्रष्ट अधिकारियों के कारण कोई फायदा नहीं हो रहा था और कंपनी पहुंच गई घाटे में। तो कंपनी ने सरकार से कहा, हम भाई घाटे में जा रहे हैं, हमें 10 करोड़ रुपया ऋण के रूप में चाहिए। 10 करोड़ नहीं, सॉरी 10 लाख। 10 लाख पाउंड, पाउंड जो है इंग्लैंड की मुद्रा थी, है ना। तो कहा 10 लाख पाउंड हमें जो है काय के लिए चाहिए, ऋण में चाहिए। ये सब बवाल चलता रहा। साथ में नए जो उद्योगपति थे उनका कहना था कि कंपनी वाले का ज्यादा स्पेशल, हम कहने भारत जाएंगे, होता है ना, रेस होती है उद्योग में। तो नए उद्योगपति उनका भैया ऐसा है, कंपनी वाले का ढेर का दिल है, इनके सोने के पंख लगेगा, मौज जाएगा। तो इस तरह से एक नई बहस छिड़ गई। इस बहस का परिणाम क्या हुआ
इंग्लैंड सरकार ने, ब्रिटेन संसद ने सन 1773 में एक कानून बनाया। कब बनाया? 1773 में। कब बनाया? 1773 में एक कानून बनाया। इस कानून का नाम रखा रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा नाम? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बनाया। अब इसके अनुसार अब जो है कंपनी के राजनैतिक, व्यापारिक, असैनिक, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी तथ्य ब्रिटेन संसद के सामने रखना अनिवार्य है। मतलब अंग्रेज सरकार ने कहा तुम्हें जो करना है करो, लेकिन ये सारी डॉक्यूमेंट, सारे अभिलेख, सारे तथ्य आपको ब्रिटेन संसद के सामने रखने पड़ेंगे। ब्रिटेन संसद के सामने रखने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। इसके बाद कंपनी जो है उतना ही पैसा कमाए जितना आवश्यक है। ठीक है, मतलब जब आप कंपनी का कोई अधिकारी भारत आता था तो उसे अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ता था, और लौटने पर भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा ब्रिटेन संसद के सामने देना पड़ता था। ठीक है, इसके अलावा इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। मतलब कोई एक गवर्नर को पूरे भारत का दारोमदार देते हुए पूरे भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया। कौन सा था वो? बंगाल का गवर्नर। कहाँ का था? बंगाल का गवर्नर। मतलब अब बंगाल के गवर्नर के अंडर में पूरा भारत आ गया। न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। पहला सर्वोच्च न्यायालय कहाँ बना था? कलकत्ता में अंग्रेजों ने बनाया था, जिससे कि कोई अगर बवाल हो भारत के अंदर तो उसका न्यायालय में न्याय किया जा सके। इसके बाद एक और कानून आया, उस कानून को पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ये कानून 1784 में आया। पहले वाला कौन सा था? रेगुलेटिंग। कब आया था? 1773। दूसरा कौन सा है? पिट्स इंडिया एक्ट। कब आएगा? 1784 में। तो इसके अंतर्गत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, नियंत्रण परिषद। इसको अब कंपनी के सारे अधिकार इसको दे दिए। कंपनी कैसे चलेगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। ठीक है, और गवर्नर जनरल को भारत की सभी फौजों का प्रमुख सेनापति बना दिया गया। इसके बाद कुछ और सुधारात्मक कानून आए जिन्हें चार्टर एक्ट कहते हैं। चार्टर एक्ट 1793 में आया, 1813 में आया, 1833 में आया और 1853 में आया। ऐसे ही धीरे धीरे कई सुधार होते रहे, और कंपनी ने क्या किया कि 3 हिस्सों में कंपनी के काम को बांट दिया। कंपनी के काम को 3 भागों में बांट दिया। एक था नागरिक सेवा, सिविल सर्विस, दूसरा था सेना और पुलिस, और तीसरी थी न्याय व्यवस्था। ठीक है ना? सिविल सेवा, न्याय व्यवस्था, सेना और पुलिस, 3 हिस्से कर दिए। और एक जो पहला था सिविल सेवा, इसके लिए एक परीक्षा होने लगी, उसके थ्रू कलेक्टर बनने लगे। अभी के नहीं बनते आई है, तब के बनते कलेक्टर बनने लगे। एक पुलिस सुप्रिंटेंडेंट बनने लगा, जो क्या कहते हैं न्याय व्यवस्था के कामों को देखता था, उसे जज करने लगे। ठीक है, तो 3 चीजें बनी। सिविल सर्विस को देखता था, उसे कलेक्टर कहते थे। न्याय व्यवस्था को देखता था, उसे जज कहते थे। जो पुलिस को देखता था, उसे पुलिस सुप्रिंटेंडेंट कहते थे। वही आज भी कहते हैं, डीएम साहब को गांव में लोग कलेक्टर भी कहते हैं, है ना? जज आए ही थे उस दिन अपने यहाँ, उन्हें जज कहते हैं। और तीसरा कौन बचा? पुलिस सुप्रिंटेंडेंट। तो एसपी को आज भी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कहते हैं। तो पद ये उसी समय के सृजित किए हुए थे। ठीक है, तो इस तरह से इन पदों पर अभी भारतीयों की नियुक्ति नहीं होती थी। ठीक है, कंपनी के शासकों में हिंदू और मुसलमानों के व्यक्तिगत कानून, रीत रिवाज, विवाह आदि संबंधित कानूनों में हस्तक्षेप करना उचित नहीं था। अभी कोई ऐसा कानून नहीं आया था जो हिंदुओं की या मुसलमानों के किसी रीति रिवाज के
खिलाफ होता। और सन 1774 में पहला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कंपनी ने स्थापित किया। इसके बाद प्रांतीय एवं जिला अदालतों का भी स्थापना की गई। ठीक है। अब चूंकि कानून के तहत और नियमों के तहत कई सारे पद बन गए, तो भैया पढ़ाई की भी जरूरत पड़ेगी, बिना पढ़े तो नहीं कोई कुछ बन जाएगा। इसीलिए क्या हुआ कि शासन व्यवस्था, समाज व्यवस्था, भाषाओं और परंपराओं से परिचित होने के लिए सन 1801 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। डॉक्टरी आय में यह सवाल बहुत पूछा जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है, कहाँ है, कब हुआ, 1801 में। और 1853 में नागरिक सेवा में भर्ती होने के लिए भारतीयों को नागरिक सेवा प्रतियोगिता आरंभ की गई। कब, 1853 में। पहले हमने क्या कहा था, पहले भारतीय लोग मतलब जो प्रशासनिक सेवाएं थी उनमें नहीं आ सकते थे। 1853 में उनके लिए ये प्रतियोगिताएं खोल दी। ठीक है। लेकिन 1853 में इसकी उम्र 23 साल थी, 63 में इससे घटा के 21 की, और 1876 में 19 साल कर दी। मतलब खोल भी दिया कि यहाँ भारतीय आ भी सकते हैं, और उम्र इतनी कम कर दी कि आना बहुत मुश्किल। ठीक है। ऐसे ही 1781 में कलकत्ता में एक मदरसे की स्थापना की गई, जब से 1792 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। विलियम जोन्स एक अंग्रेज था, उसने जो है एशियाटिक सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना की, जिससे कि भारत के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी की जा सके। सन 1835 में लॉर्ड मैकाले एक शिक्षा पद्धति लेकर आया। जो आज शिक्षा पद्धति चल रही है वो बहुत हद तक 1835 की शिक्षा पद्धति से प्रभावित है। लॉर्ड मैकाले एक दूरदर्शी आदमी था। उसका एक वक्तव्य है, बड़ा फेमस वक्तव्य है कि इन्हें मानसिक रूप से गुलाम बना दो, कि शारीरिक रूप से अगर ये स्वतंत्र हो भी गए तो मानसिक रूप से हमेशा गुलाम। हम आज भी गुलाम, हम आज भी गुलाम हैं। आज भी हम अंग्रेजी शिक्षा के पीछे लड़ते हैं ना। हमारी मानसिक गुलामी अभी भी खत्म नहीं हुई। कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकाले ने सही सोचा था। उसका कहना था समाज के बड़े वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा दे दो। बड़े वर्ग मतलब पढ़े लिखे लोगों को अंग्रेजी शिक्षा दे दो, कि नीचे वालों को तो खुद ही आ जाए। कैसे? हम लोग अपने आप में बड़ा काबिल समझते हैं जब कोई अंग्रेजी के 2 शब्द बोल देते हैं, होता है ना, अपने आप को सुपीरियर। अब यही सब अंग्रेजी का है, सुपीरियर। अपने आप को बड़ा उत्कृष्ट समझते हैं। ये लॉर्ड मैकाले की ही शिक्षा पद्धति में था कि बड़े लोगों को सिखा दो, नीचे तबके तक तो खुद ही पहुंच जाएगा। तो लॉर्ड मैकाले एक शिक्षा पद्धति लेके आया। उसने भारतीय इतिहास को बेकार बताया। उसने कहा कि भारत का संपूर्ण साहित्य पश्चिम की एक इलवारी के बराबर नहीं है। ये भी उसका वक्तव्य था। तो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ाई लिखाई शुरू कराई गई। 1835 में उन्होंने शिक्षा प्रणाली अपनाने की घोषणा की, जिसके तहत फारसी की जगह अंग्रेजी ने ले ली और अंग्रेजी शिक्षा की मांग बढ़ती गई। आगे चलकर कंपनी ने भूमि के मामले में भी कुछ सुधार किए। सुधार के अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ कानून। पहला था स्थायी बंदोबस्त योजना। इसके अंतर्गत जमींदार घोषित कर दिए गए। उन जमींदार को ताउम्र जो है जमींदार माना जाता था, और उसके बाद उनके पुत्रों को जमींदार माना जाता था। वो टैक्स वसूलते थे। भाई अंग्रेज सरकार गाँव थोड़ी जाती थी। जमींदार जाता था, जमीन दिया कि ऐसा है प्रिंस, तुम मेरी 70 बीघा जमीन है, 7 बीघा तुम्हारी है। गोविंद तुम 18 बीघा जमीन, इमरान तुम्हारा 15 बीघा जमीन बांट दी। तो उसके बाद जब खेती पूरी हुई तो वो जाता था, हाँ भाई ऐसे करके वसूलता था, और उसका एक बड़ा हिस्सा अंग्रेज सरकार उससे ले लेती थी। ऐसे ही रैयतवाड़ी प्रथा। अच्छा, ये जो जमींदारी प्रथा थी ये बंगाल, उड़ीसा, अवध प्रांतों में आरंभ की गई। रैयतवाड़ी मद्रास वगैरह दक्षिण भारत में शुरू की गई। उसमें माल उजारी देने का
उत्तरदायित्व जो है वो रैयत को सौंपा गया, है ना। मालगुजारी किसे कहते हैं? टैक्स। तो ये 30 साल के लिए एक आदमी को रैयत बना दिया जाता था और उससे पैसा लिया जाता था। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में इस समूह को महाल कहते थे और महालवाड़ी प्रथा यहाँ शुरू हुई। कुल मिला के इस सब तमाशा का एक ही रिजल्ट था, अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग व्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर दिया, सब कुछ नष्ट कर दिया, जो भी था सब अंग्रेज हो गए। इस तरह धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों के होने का प्रभाव ये पड़ा कि भारत आर्थिक रूप से धीरे धीरे अब बर्बाद होने की कगार पर आने लगा। आज इतना ही रखेंगे, कल जो है हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति पर। धन्यवाद।